हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो एज यूजुअल जो हमने अपना पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम लोग उस कोर्स का जो है कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस टाइप का फेडरल स्ट्रक्चर जो हमें दिया है, फेडरल सिस्टम, एक्चुअली फेडरल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात याद रखना कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, पहली बात एक याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरल वर्ड जो है, फेडरलिज्म का वर्ड जो है नहीं है। दूसरी बात ये याद रखना कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिया जो है स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का पार्ट है। वहीं अमेरिका का जो फेडरलिज्म है वो थ्रू एग्रीमेंट्स बना हुआ है, एग्रीमेंट फ्रॉम किसके साथ, स्टेट्स के साथ, इंडिया का नहीं है। ओके, ये कुछ चीज़ें याद रखना। वैसे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? ए फेडरल सिस्टम जहाँ पे ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें विच पावर जो है वो डिवाइडेड होती है सेंटर में, नेशनल लेवल अथॉरिटी में, और वेरियस रीजन में। हमारे यहाँ स्टेट्स है या सब नेशनल एंटिटीज़ या कोई सच है स्टेट्स में, प्रोविंसेस में या टेरिटरीज में। ठीक है, ये सिस्टम अलो करता है कि शेयरिंग ऑफ स्वर्गनिटी शेयर करने, मीनिंग बोथ द नेशनल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसके पास अपनी पावर्स होती हैं, अपनी अथॉरिटी होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं अपने स्फेयर में। ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल सिस्टम में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर होता है कि हाँ सेंटर में, मतलब कि दो लोक, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ऑटोनॉमी होती है स्टेट्स और प्रोविंसेस के बाद। स्टेट अपने स्फेयर में, जो अपने टेरिटरी में, वो ऑटोनॉमस होती है बहुत सारे डिसीजन लेने में। यहाँ जो है जुडिशियल रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट के बाद। ये कुछ फेडरल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया जो फॉलो करता है ना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया भी जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, लेकिन बट इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासा फेडरल सिस्टम। क्यों? बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट्स जो बोथ फेडरलिज्म के भी और सेंट्रलाइजेशन के भी। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से वो जो हैं आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया को एक क्वासा फेडरल स्टेट कहा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये सिस्टम आउटलाइन करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अडॉप्ट किया गया 1950 को, एंड जो डिवाइड करता है पावर किस में, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। एक पे सेंटर है, स्टेट है, ये दो जो डिवीजन ऑफ पावर है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो है इंडिया का एक क्वासा फेडरलिज्म, क्योंकि इनकी टेंडेंसी जो है टुवर्ड सेंटर, मोर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास है कंपेयर टू अदर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो लेट्स से कि एडवांटेजेस क्या है इंडिया के फेडरल सिस्टम के। देखो क्यों इंडिया ने फेडरल सिस्टम जो है अपनाया, क्या एडवांटेजेस है एकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटी। आप देखोगे इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया में जो है, इंडिया एक बड़ा ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे वेरियस टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, ज़ुबानें, जहाँ बहुत सारे कल्चर्स हैं डिफरेंट टाइप के, रिलीजन अलग अलग टाइप के हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया। रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की, बंगालीज़ की अलग आइडेंटिटी है रीजनल, कश्मीरी की अलग है, एक भोजपुरी बिहार की अलग है, तमिल की अलग है, तो एक रीजनल आइडेंटिटीज़ भी हैं लोगों की, पंजाबीज़ की अलग है। तो फेडरल सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है रीजनल ऑटोनॉमी को, वाइल प्रिजर्विंग एक नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करते हुए अपनी रीजनल आइडेंटिटीज़ भी लोगों को पता होगी कि हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं। ये रीजनल जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, लोकलाइज्ड गवर्नेंस होती है। आप स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होती है बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है लॉ बनाने की, लेजिस्लेट करने की, जो स्पेसिफिक उनके रीजन्स के लिए सूटेबल है। ये थोड़ी है कि एक बंगाल में जो लॉ बना है वही गुजरात में भी सूटेबल हो, नहीं। ठीक है, तो सच एज जैसे एग्रीकल्चर पे कोई कानून बनाना है, कोई हेल्थ के रिलेटेड कानून बनाना है, एजुकेशन के रिलेटेड बनाना है, तो लीडिंग टू मोर रेलेवेंट एंड फोकस्ड पॉलिसी। लोकलाइज्ड गवर्नमेंट जो स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी दी हुई, ये एक रेलेवेंट और फोकस पॉलिसी बना सकते हैं। सेंटर में बैठकर कोई तमिलनाडु के लिए अगर पॉलिसी बनाएगा उनके लिए, पर्टिकुलरली स्टेट के लिए, तो वो नहीं सूटेबल होगी उनके लिए, उनको जानते ही नहीं है वो लोग। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, तीसरी पॉइंट याद रखना, चेक्स एंड बैलेंसेस।
देखो कि जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, वो हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट टेरिटरीज पे, और प्रिवेंट करती है किसी एक जगह पे ज़्यादा पावर का कंसंट्रेशन होने का एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, ठीक है। ज़्यादा अगर सेंट्रलाइज टेंडेंसी भी नहीं है, स्टेट ज़्यादा कहीं एक जगह पे पावर जो है नहीं, पावर क्या है, डाइवर्स्ड है। जब पावर डाइवर्स्ड होती है ना, जब पावर आपस में फैली हुई होती है ना, तो इसका मिसयूज़ करने के चांसेस जो है कम होते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम भी करती है इंडिया का फेडरल सिस्टम, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया ने अडॉप्ट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किया, वो किसके रीजंस के, जो वास्ट मैंने आपको बताया वास्ट डाइवर्सिटी की वजह से, और द नीड फॉर सिस्टम दैट जो बैलेंस कर पाए इंटरेस्ट डिफरेंट रीजन्स का वाइल इंश्योरिंग एक नेशनल यूनिटी, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। तो डिसीजन टू अडॉप्ट फेडरल सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय की फैक्टर्स। कौन कौन से की फैक्टर्स हैं वो बताता हूँ। देखो, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया जो है वो लैंड है इमेंस डाइवर्सिटी का, मैंने पता विद, जहाँ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजियस, एथनिकसिटी है, ग्रुप्स हैं, कल्चर्स हैं, जो रीजन जिसमें न्यूमरस डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, ठीक है। आप अरुणाचल प्रदेश देखो, वहीं आप साउथ इंडिया देखो, वहाँ आप सेंट्रल एरिया देखो जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बेल्ट्स हैं, आप जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देखो, आप हिमालयन जो है स्टेट्स उनको देखो, तो डिफरेंट जो है डिस्टिंक्ट रिलीजियस रीजनल जो है आइडेंटिटीज़ हैं, ईच जो हैं उनके एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फेडरल सिस्टम जो है वह सीन एज ए वे, एक वे था जो एकोमोडेट करेगा इन सब की डाइवर्सिटी को, डिफरेंट रीजन्स की, उनको ऑटोनॉमी देगा, उनको सेल्फ गवर्नमेंट देगा, देखो सेल्फ गवर्नेंस देगा, है ना। लैंग्वेज जो है एक प्राइम एग्जांपल है रीजनल डाइवर्सिटी का। इंडिया में 200 से 2000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं। जो सर्वल स्टेट्स की उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पंजाब की पंजाबी है, तो जम्मू कश्मीर की उर्दू है, ठीक है, यूपी की हिंदी है, ठीक है, तमिलनाडु की तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फेडरलिज्म क्या करता है, अलो करता है पॉलिसीज़ को जो केटर कर सके इन रीजनल प्रेफरेंसेस को, रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, और अलो करता है स्टेट को चूज़ करने के लिए अपनी लैंग्वेजेस, ठीक है। जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनमें से कोई भी चूज़ करके तुम अपनी स्टेट लैंग्वेज कर सकते हो। इस तरीके से जो है एक कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्हें लगा कि ये जो है बेस्ट सूटेड है इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के थे। देखो, ड्यूरिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, इंडिया जो गवर्न किया जाता था एक सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से, बट ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हैविली रिलायड था किस पे, लोकल रूलर्स पे, और रीजनल ऑटोनॉमी के मैनेज करने के लिए अपनी कंट्री को। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी, लेकिन फिर भी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था वो लोकल रूलर और रीजनल ऑटोनॉमी की को मेंटेन करते हुए वो कर रहे थे, उनकी हेल्प से। तो इस मॉडल में क्या है, कंबाइन हुआ एक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूल और एक इनडायरेक्ट जो लोकल रूरल मोनार्क्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा से वो हेल्प करते थे, ज़मींदार हेल्प करते थे। तो जो ये तो इंडिया का जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला और जो एफर्ट किया इंडिया को यूनिफाई करने के लिए, इसमें बहुत सारी निगोसिएशंस भी हुई प्रिंसली स्टेट्स के साथ, लोकल रूलर्स के साथ। तो इंडिपेंडेंट के बाद जो इंडियन लीडरशिप थी वो ये प्रिजर्व करना चाहते, वांटेड टू प्रिजर्व जो रीजनल ऑटोनॉमी है, ठीक है, लोग इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो अगर नहीं करते ना तो बहुत सारे जो है दंगे फसाद हो सकते थे, लार्ज स्केल मैसेकर हो सकता था, वायलेंस हो सकती थी, ठीक है। तो इन लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी भी दी गई। फेडरल सिस्टम ने क्या किया, एक नेचुरल चॉइस बन गई हमारी, क्योंकि लोग फेमिलियर थे, लोग एक कॉलोनियल हिस्ट्री से फेमिलियर थे। तो बैलेंस करने के लिए ये कंपीटिंग जो कंसर्न्स थे, जो प्रिजर्व करने के लिए ऑटोनॉमी जो रीजन्स की और प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटीग्रिटी हमने अपनाया। दो हमने रीजन्स देखे, ठीक है। तीसरे रीजन की बढ़ते गए द नीड फॉर यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, इंडिया की स्ट्रगल जो इंडिपेंडेंस की है वो किसके लिए थी, बाय द डिजायर्स फॉर यूनिटी, बट डिस्पाइट द कंट्रीज डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज और रीजन, इंडिया की लीडरशिप feared that its strongly unitary system of government could alienate various region groups and lead to fragmentation। बाल्कनाइजेशन हुआ कहाँ पे, यूरोप में, यही रीजन थे, लैंग्वेज के, उनका कल्चर का। तो इंडियन, उनको पता था अगर हम एक यूनिटरी फीचर बनाएंगे, हम सिंगल गवर्नमेंट यूनियन में रखेंगे तो लोग जो है बगावत करेंगे कि हम पर इम्पोज किया जा रहा है एक ही रूल थ्रू आउट द कंट्री, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारे लैंग्वेज डिफरेंट है, तो लोगों को कहीं अलाइनेट ना कर दे, एलिनेट करके रीजनल ग्रुप्स ना बन जाएं और फ्रेगमेंट, देश के बाल्कनाइजेशन डिफरेंट 10, 20, 50 कंट्रीज ना बन जाएं यूरोप की तरह, ठीक है। तो हमारे जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम लीडर्स थे, उन्होंने ये दिमाग में दिया
और एक उसको एक न्यू नेशन को नीडेड टू यूनिफाइड गवर्नमेंट भी चाहिए, केपेबल जो मैनेज हो पूरी कंट्री की बॉर्डर्स को, नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और फॉरेन पॉलिसीज़ को भी, और फेडरलिज्म वाज सीन, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें जो है स्टेट ऑटोनॉमी दी गई, मेनी एरिया जो रिटेन किया स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ओवर द नेशनल मैटर्स में। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स थे वो यूनियन गवर्नमेंट को दिए गए और बाकी जो है स्टेट्स के हवाले कर दिए गए, ठीक है। इस तरीके के इन रीजंस की वजह से, ओके। फिर आता है प्रिजर्विंग ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट एंड रीजन। देखो फेडरलिज्म जो अलो करता है न्यूली जो फॉर्म स्टेट होती है इंडिया में टू हैव सर्टन लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, एबिलिटी अपने लोकल अफेयर को मैनेज करने के लिए, अपने सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट में, ठीक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है फेडरल स्ट्रक्चर में, जो इंश्योर करता है कि स्टेट के पास जो है बहुत सारे मैटर्स में कंट्रोल होगा जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे एजुकेशन में, पॉलिसीज़ में, एग्रीकल्चर्स में, है ना, पब्लिक हेल्थ में, ये सारे जो है स्टेट्स के हाथ में, वो उनको डिसाइड कर सकते हैं, वो लॉ बना सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिवीजन जो पावर है बिटवीन जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, जो अंदर 7 शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है इस चीज़ को, इसके इंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए रीजन्स को, ताकि वो अपने हिसाब से जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो अपनी जो सूटेड पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन कर पाए, ठीक है। अब निगोसिएशन विद प्रिंसली स्टेट, देखो इंडिपेंडेंट के बाद जो 1947 के बाद जो है ना, इंडिया इनहेरिटेड मोर देन 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, और वो अपने हिसाब से वेरियस डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी चाहती थी और कंट्रोल। लेकिन एक की चैलेंज था जो इंडिया के जो है लीडरशिप फेस कर रही थी, पर्टिकुलरली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका योगदान है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के यूनिफिकेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ दी स्टेट इनटू इंडियन यूनिटी, मेनली प्रिंसली स्टेट हैड देयर ओन डिस्टिंक्ट गवर्नेंस सिस्टम। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो इनडायरेक्टली जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी और जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थी ब्रिटिश रूल के, उन दोनों में अलग अलग टाइप के जो है ना क्या थे, गवर्नेंस सिस्टम थे, अपने हिसाब से गवर्न करते थे। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक अपीलिंग लगा, इन्हें अलो किया ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी कि तुम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, बट अंडर ए सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बड़ा हेल्प किया, सर्वल प्रिंसली स्टेट अलाउ किए गए सिर्फ इस बात पे कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक यूनियन के अंदर रहकर। इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है यूनियन में रहेंगे, तुम अपनी लोकल मैटर्स को अपने हिसाब से मैनेज करो। तो ये भी एक रीज़न बना हमारे नेशन के इंटीग्रेशन, ठीक है, समझे। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो इंडिया जो है ग्रांट हुआ कंसिडरेबल पावर यूनियन को देती है, इंडियन फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्पेशली जो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोर पावर्स है, जैसे फॉरेन अफेयर्स के मैटर हैं, डिफेंस के मैटर है, फाइनेंस के मैटर है, वाइल स्टेट हैव ज्यूरिसडिक्शन लोकलाइज मैटर, और स्टेट को लोकलाइज मैटर जो यूनियन लिस्ट है 7th शेड्यूल में दी हुई उसमें सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, करंट, ये जो है रेलवे, फॉरेन पॉलिसी, ये जो है स्टेट को दिए गए हैं, ताकि जो चीज़ें नेशनल यूनिटी में काम है, रेलवे यूनिट नेशनल यूनिटी का काम है, फॉरेन अफेयर्स जो है नेशन का काम है, करेंसी थ्रू आउट एक ही हो वो नेशन है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पूरे नेशन को वो जो यूनियन का काम। तो इम्पोर्टेंट मैटर्स जो थे नेशनल इंटरेस्ट के, जो एसेंशियल थे इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, वो सेंटर को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो उससे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की टेंडेंसी जो है बढ़ी, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया। देखो फेडरल कंट्रीज़ में, अनलाइक फेडरल कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे मैं बताया डुअल सिटीजनशिप है, एक स्टेट की एक सेंटर की, लेकिन वेयर एज स्टेट एंड फेडरलेशन, इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया कि इंडियन सिटीजनशिप बस। ये प्रमोट क्या करेगा, नेशनल यूनिटी के, तुम जहाँ पे भी जाओगे तुम इंडियन सिटीज़न ही हो, यानी तुम यूपी से बिहार जाओगे तुम बिहार के सिटीज़न हो, यूपी के नहीं हो तो बहुत सारी जो है आपको डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। नहीं, रीजनल डिवीज़न को जो है प्रिवेंट करने के लिए, और पॉलिटिकली ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था कि एक सिटीज़न हो तुम इंडियन हो, तुम कहीं पे भी जाओ, इट डजेंट मैटर विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, ओके। एक सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, देखो फाइनेंस सिस्टम जो इंडिया का ना वो स्ट्रांगली सेंट्रलाइज्ड है, और जीएसटी के बाद तो और हो गया है। जो यूनियन गवर्नमेंट है हैज़ कंट्रोल ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ हैं, जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वाइल स्टेट हैज़ लिमिटेड पावर टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 298 के अंदर इस्टेब्लिश होती है, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करती है, वो रिकमेंड करती है कि जो सेंटर जो कलेक्ट करती है टैक्सेस वो किस तरह से बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में बांटे जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर जो होल्ड करती है सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द एलोकेशन ऑफ फंड्स, ऑफन लीडिंग टू डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन यूनियन फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ज़्यादातर स्टेट्स को जो डिपेंड रहना पड़ता है यूनियन पे। अब देखो
मैं तुम लोगों को बताता क्यों ज़्यादा जो है फाइनेंसेस जो है यूनियन के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जो है ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है, कोई ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रीजन है, कहीं जो है कलेक्शन टैक्सेस का ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। अगर इंडिविजुअली सबको टैक्सेस की पावर दे दी जाती तो जहाँ टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होते हैं उस स्टेट में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और जहाँ टैक्सेस कम कलेक्ट होते हैं वहाँ कम डेवलपमेंट होता है। इसके बजाय यूनियन ने जो है मोस्ट ऑफ द जो है टैक्सेशन पावर अपने हाथ में ली है। वो सब जगह से टैक्सेस कलेक्ट करता है और बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के किस हिसाब से ये टैक्सेस बांटता है वो इक्वली सब में उस हिसाब से बांट देता है टैक्सेस, ताकि इक्वल डेवलपमेंट हो जाए थ्रू आउट द कंट्री। ओके, एक ये भी रीज़न है। फिर देखो सेंट्रलाइज टेंडेंसी में एक और चीज़ आती है जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंसली इन्हेंस करते हैं सेंटर की पावर। जो यूनिटरी टेंडेंसी है ना हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेशनल इमरजेंसी पर वो हो सकती है आर्टिकल 352 से, जो यूनियन है वो डिक्लेयर कर सकती है नेशनल इमरजेंसी इफ़ देर इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वेदर ड्यू टू वॉर या एक्सटर्नल किसी एग्रेशन की वजह से या आर्म रेबेलियन की वजह से। जो है स्टेट क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी किसी एरिया पे अगर वैसा कुछ हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, गेन कर लेती है अथॉरिटी और कंट्रोल स्टेट का, और ओवर राइड कर देती है स्टेट के पावर, और अज्यूम करती है गवर्नेंस इन अफेक्टिव एरिया। और जो अफेक्टेड रीजन है उन पे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है तो स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो सारी पावर्स ले लेगी, अपने लॉज को इंप्लीमेंट करेगी उस दौरान जिस दौरान नेशनल इमरजेंसी हो रही है। ठीक है, तो स्टेट जो है एक पावरफुल, ऑल पावरफुल हो जाती है स्टेट। तो जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो फेडरल फीचर है वो एकदम यूनिटरी फीचर में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम इमरजेंसी में जो है इमरजेंसी की प्रोविजंस, जब इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल वाइज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है प्रेसिडेंट रूल। जब आर्टिकल 356 लगता है, देखो प्रेसिडेंट, इफ़ द प्रेसिडेंट बिलीव कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जो फंक्शन नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है, किसकी रिपोर्ट के बाद, जो गवर्नर है उसकी रिपोर्ट के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोज करती है प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में, और डिसोल्व कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, और डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर द स्टेट थ्रू सेंट्रली अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। ठीक है, गवर्नर रिपोर्ट भेजता है, पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट मांगता है रिपोर्ट, क्या ये जब वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के हिसाब से कोई स्टेट ना चल रही हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर एमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देता है, और स्टेट जो है सेंटर अपने हिसाब से जो है ऑफिशियल से नॉमिनेट करता है और फिर उसके हिसाब से जो है वो स्टेट को चलाता है। ठीक है, ये भी टाइम है, इस टाइम भी जो है स्टेट ऑल पावरफुल हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो ये एक यूनिटरी फीचर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखो द यूनियन कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ, अगर इंडिया जो है फाइनेंशियली थ्रेटन्ड है, प्रोविजंस आर फर्दर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर द स्टेट फाइनेंसेस। तो जब जो है इंडिया समझ लो बैंकरप्सी है या बीओपी क्राइसिस आ गया जब 1919 में जैसे आया था, तो इंडिया जो है जो वो फाइनेंसेस कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, वो फाइनेंसेस जितने भी हैं, बिल्स जो हैं वो सेंटर के थ्रू पास होके जाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू, तो तब भी सेंटर जो है ऑल पावरफुल बन जाती है। ये भी एक यूनियन का जो है एक पावरफुल यूनिटरी फीचर है। एक और है, ये अमेरिका में नहीं होता, पावर पार्लियामेंट टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट का, जो यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में, इंडिया के पास पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अल्टर कर सकती है किसी भी बाउंड्रीज, किसी भी स्टेट की चेंज कर सकती है, या किसी पुरानी स्टेट को डिसोल्व भी कर सकती है आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये यूनिटरी फीचर इंश्योर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि हैज़ द अल्टीमेट पावर टू रीऑर्गेनाइज, रीड्रा स्टेट बाउंड्रीज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, कि नेशन के इंटरेस्ट में। जैसे झारखंड को अलग किया क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड एरिया था ड्यू टू हैविंग सो मच रिसोर्स पोटेंशियल। ठीक है, उसको अलग करके एक नया बनाया गया स्टेट, छत्तीसगढ़ को अलग करके नया बनाया, ताकि जो है या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी होता है, जैसे उत्तराखंड को यूपी से अलग किया क्योंकि वो फार अवे था लखनऊ से, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो लोग जो है पूर्ली अंडर डेवलप्ड थे। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। जैसे देखो ना, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2004 में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में, वेर ऑल डन बाय यूनियन गवर्नमेंट। एक सिंपल मेजोरिटी के साथ लॉ पास किया हुआ भी जो है इसको अलग कर देता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी एक क्या यूनिटरी फीचर है इंडिया के फेडरल। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे जो है गवर्नर जो है अपॉइंट किया। गवर्नर जो एक्ट करता है एज ए यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में,
तो गवर्नर होल्ड करता है सिग्निफिकेंट पावर्स जो अलो करता है यूनियन को इंटरवीन करने के लिए गवर्नेंस ऑफ स्टेट, स्पेशली इनके जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परसीव टू बी अनस्टेबल या नॉन कम्प्लीमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जो दिए गए हैं प्रोसीजर्स उसके खिलाफ चल रही हो या अनस्टेबल हो। इन एक्सट्रीम क्राइसिस गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट पे इम्पोज करने के लिए। फर्दर जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस के टाइम पे भी गवर्नर जो है रिजर्व कर देता है बिल बहुत सारे प्रेसिडेंट के जो है सिग्नेचर्स के लिए, मतलब अप्रूवल के लिए। तो ये जो है ये यूनिटरी फीचर है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का, जहाँ जो है सेंट्रल और पावरफुल है, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी कि इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर है ना, जहाँ स्टेट के अपने हाई कोर्ट्स हैं और जुडिशरी जो है वो अल्टीमेटली यूनिफाइड अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच हैज़ फाइनल से इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूएस जैसा नहीं है कि फेडरल जो लॉज हैं वो फेडरल कोर्ट करेगा, स्टेट लॉज जो हैं वो स्टेट कोर्ट करेगा, नहीं। इंडिया में ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ऐसे एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन मेंटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड रिजोल्व डिस्प्यूट्स, मेक सिस्टम मोर सेंट्रलाइज इन टर्म ऑफ लीगल ओवरसाइट। तो एक लीगल ओवरसाइट में ना एक यूनिटरी फीचर आ जाता है, यूनिटरी जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का है, ठीक है। एक सिंगल कानून पास, सारे कानून को जो है एक ही जुडिशरी देखती है, ये नहीं कि फेडरल फीचर्स के लिए अलग जुडिशरी है दूसरे के लिए अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं, फिर इस चैप्टर को जो है ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्या है इंडिया के फेडरलिज्म का क्रिटिसिज्म? देखो क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवर सेंट्रलाइज ऑफ पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर से एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। एक और है कि प्रेसिडेंट रूल एंड डिस एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट, कि प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड करेगा फॉर एग्जांपल कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही है स्टेट, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा। अगर गवर्नर करेगा, गवर्नर बिल रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट की जो है सैंक्शन के लिए, तो ये जो है प्रेसिडेंट रूल या जो एम्पावर जो गवर्नर के जो पावर्स हैं वो जो है तो थोड़ा सा सेंट्रलाइज टेंडेंसी ज़्यादा करता है, स्टेट को उतनी ऑटोनॉमी नहीं देती। ये क्रिटिसिज्म है कि वीक रोल है स्टेट का डिसीजन मेकिंग्स में, कोई भी अब क्लियर जो है डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, स्टेट सेंटर बहुत बार इंटरवीन कर देता है। राज्यसभा अगर जो है रेजोल्यूशन पास करेगा तो इवन स्टेट लिस्ट पे जो है सेंटर कानून भी बना सकता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट, मैंने बताया आपको ज़्यादातर जो टैक्सेशन पावर्स हैं वो सेंटर के पास है, तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो डिपेंड रहते हैं सेंटर पे अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, कोई ग्रांट्स मिलेंगी तो हम नीड अपने जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। लेक ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा, बहुत सारे राज्यसभा में देखो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन भी होता है ना राज्यसभा, एरिया एंड पॉपुलेशन, तो कहीं पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, राज्यसभा में जहाँ पॉपुलेशन कम है उन स्टेट्स को कम मिलता है। यूएस की तरह नहीं है कि हर स्टेट को जो है दो जो है रिप्रेजेंटेटिव सेनेट अपने जो है अपर हाउस में भेजने की जो है अनुमति है, सब स्टेट्स को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वैसा इंडिया में नहीं है। जो गवर्नर का रोल है मैंने आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़्यादा वो इंक्रीज करता है। अनइक्वल डेवलपमेंट इन एंड रीजनल डिस्पैरिटी है, अगर सारी स्टेट्स जो इंडिया का पार्ट है और इक्वल पावर दिए, फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में क्यों कम डेवलपमेंट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कम डेवलपमेंट है कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स या नॉर्थर्न स्टेट्स, सम ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट या साउथर्न स्टेट्स, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, ये कुछ क्रिटिसिज्म हैं जो है एक फेडरलिज्म के हैं। हमने फेडरलिज्म को जो है क्लियर से पढ़ा है, क्या मीनिंग है इसका, किस तरह से यूनिटरी फीचर से इंडिया, क्या यूनिक फीचर से इंडिया के फेडरलिज्म के, कैसे यूनिटरी फीचर से इंडिया के फेडरलिज्म में, उसके क्रिटिसिज्म हमने पढ़े। तो ये जो है फेडरल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इट कुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। मैंने वेरियस सोर्सेज से जो है एक्यूमुलेट करके जो है यहाँ पे जो है आपको दिया है, ठीक है। इफ़ यू विल रीड दिस इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। अगर आप एक दो बार वीडियोस देखोगे और फिर जो है ध्यान से इस नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई सोर्स बुक है तो वो पढ़ोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।